नाज़रीन, मुल्क की अगर हम बात करें, इस वक्त की सिचुएशन की बात करें, तो इस वक्त सर्दी भी है और गर्मी भी है। अब आप सोचेंगे सर्दी भी गर्मी भी, सर्दी मौसम में और गर्मी सियासत में। बढ़ते दिनों के साथ मौसम जितना हम देख रहे हैं कि सर्द होता जा रहा है, वहीं पर सियासतदानों के जो लहजे हैं एक दूसरे के साथ आप सुनते होंगे कि तल्ख होते जा रहे हैं। ना सिर्फ सियासी फ़ज़ा गर्म है, बल्कि सरहद की अगर हम बात करें तो सरहद पर भी आतिशबाजी के मुजाहरे पड़ोसी मुल्क की जानिब से जारी हैं। अब पाकिस्तान को इस वक्त अगर हम बात करें हकीकी तौर पर एक ऐसी सिचुएशन का, एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जो इससे पहले अगर मैं कहूँ कि कभी ना हुआ तो आप लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को। सरहद पर भारत ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में, बल्कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ जो होली खेल रहा है, आग और खून की होली खेलने का जो फैसला किया सरहद पर भारत ने वहाँ रहने वाले मुसलमानों के साथ, इससे तवज्जो हटाने के लिए उसने सरहद पर कशीदगी को हवा देनी शुरू कर दी। अब सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और यही सूरत हाल तमाम लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रही है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान के अंदर इस सूरत हाल को बनाने की कोशिश की जा रही है। सियासी सूरत हाल की बात अगर करें तो आज पाकिस्तान के सबसे काबिल तरीन कह लें, ज़हीन तरीन, ज़िम्मेदार, फ़र्ज शनास, जमहूरियत संद, आमरत शिकन, उसूल पसंद, बाहिम्मत, बुलंद हौसला, नज़रियाती और हर लिहाज से हम कहते हैं कि हर एतबार से मुकम्मल बावकार शख्सियत जनाब मोहतरम अरस्तू ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें अक्सर हम नेशनल अरस्तू ऑफ पाकिस्तान कहते हैं प्रोग्राम में, एहसन इकबाल साहब, उन्हें नैब ने अपना मेहमान बना लिया। एहसन इकबाल साहब पर एक बड़े मंसूबे में बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम लगा। अब जारी बात है, बड़े लोग तो मंसूबे भी बड़े होंगे इनके, और करप्शन भी कुछ छोटी मोटी नहीं करेंगे। जितना बड़ा बंदा होगा उतना बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम होगा, और ये तो ठहरे अरस्तू पाकिस्तान। नैब ने इनको तलब किया था कि इनसे क्या करें, नैब तहकीकात करे। जारी बात है, तहकीकात के लिए बुलाएगा नैब। अब वो अपने जवाबात से नैब को मुतमईन करने में बाकी अपने साथियों की तरह नाकाम रहे और गिरफ्तार कर लिए गए। अब एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी पर पूरी कौम में गम गुस्सा पाया जा रहा है। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, कुछ तो खंभों पर चढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में नारोवाल में आवाम बाहर सड़कों पर निकल आई अपने काम काज छोड़ के। ऐसा सोचना है मुस्लिम लीग नून का। आप हैरान हो रहे होंगे सब कुछ सुन के। अब अगला जुमला सुन लें कि ऐसा सोचना है शेर वाली पार्टी का। ऐसी या कहने की तवक्को की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा तो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब मुस्लिम लीग नून के इकलौते और ताहयात कायद हज़रत नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो फिर अरस्तू साहब की गिरफ्तारी पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब कौम ने नवाज शरीफ जैसे अजीम इंसान की गिरफ्तारी पर कुछ ना किया, तो एहसन इकबाल जैसे नज़रियाती और काबिल इंसान की गिरफ्तारी पर यह सोई हुई कौम कैसे जागती? एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर सिवाय मुस्लिम लीग नून के पूरी 22 करोड़ अवाम को किसी किस्म की यकीन जाने से कहती हूँ कोई फिक्र नहीं है, ना उनका ये मसला है, ना अवाम को इस बात में कोई दिलचस्पी है। 0% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है कि एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया। तो क्यों किया गया भाई? इसके पीछे वजह क्या है? अवाम इन तमाम फिक्रों से आज़ाद है और बेनियाज है। यकीन जानिए, मैं यकीन से कह रही हूँ, इस तब्दीली को ढूंढने में लगी हुई अवाम, ऐसी तब्दीली जिसका इमरान खान ने अवाम से वादा किया था, उस तब्दीली की तलाश में अवाम बहुत मसरूफ़ है कि किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा कि एहसन इकबाल साहब से क्या हो रहा है, फलां के साथ क्या चल रहा है, कोई टाइम नहीं अवाम के पास। अवाम महंगाई का तोड़ ढूंढ रही है बेचारी, कोशिश करे कि क्या कुछ तोड़ हो के ये जो चीज़ महंगी मिल रही सस्ती हो जाए। अवाम को अपने रोज़गार की फ़िक्र है, ना कि एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी की है। लेकिन एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी क्योंकि एक हकीकत है, एक ख़बर है, इस पर बात करना ज़रूरी है। गिरफ्तारी से पहले एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे थे, जरा देखिए, रजा चलाइएगा। ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का है। हम इस मुल्क को आपकी नालायकी, आपकी नातजुर्बेकारी और आपकी तबाही से आज़ाद कराएंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी कीमत अदा करनी पड़े। वो इमरान नियाज़ी जिनके चमचे आके कहते थे कि इमरान आएगा, 200 अरब डॉलर लाएगा, किधर हैं अब? वो कहाँ हैं 200 अरब डॉलर? 2 अरब डॉलर भी नहीं दिखा सकते। कौम के साथ झूठ बोला गया। झूठ बोल बोल के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की किरदार कुशी की गई। झूठ बोल बोल के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों को उन पे धुंधलाने की कोशिश की। क्या कहते हैं, झूठ कितना भी बोला जाए एहसन इकबाल साहब, सच कभी नहीं बदल सकता। सच में बड़ी ताकत होती है, यकीन।
झूठ में उसकी आधी ताकत भी नहीं होती। अगर आपकी बात में वाकई सदाकत होती, सच होता, तो ताकत भी होती। अगर सदाकत होती आपकी बात में, तो कोई कितना भी झूठ बोल ले, अवाम ने यकीन नहीं करना था। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका ये सच वाकई सच होता तो आप आज भी वजीर होते। सबसे बड़ी बात होती कि आज आप वजीर होते। आपका सच इतना कमजोर कैसे था कि उसको इमरान खान का झूठ निकल गया? यानी वो सच था ही नहीं, कमजोर था, पावरफुल नहीं था। आपकी पॉलिसियां इतनी शानदार थीं कि झूठ बोला तो IMF ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो वर्ल्ड बैंक ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो एशियन डेवलपिंग बैंक ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो मीडिया ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो बेचारी अवाम ने, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया होगा। आपके खिलाफ झूठ बोला तो आपकी ही कारकर्दगी ने, परफॉर्मेंस ने। आप कहते हैं कि आपके दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, बहुत बड़े वाली तरक्की, लेकिन इस बात को ना आलमी इदारे मानने को तैयार हैं, ना अवाम मानने को तैयार है। अवाम के वोट से आप लोग जाते हैं ना असम्बलियों में, जिन्होंने आपको पहुंचाया यहाँ तक कि आप एहसान इकबाल बने, वो अवाम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान तो शुरू से ही आपके मुखालिफ हैं, आपके खिलाफ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है। दूसरी बात, एहसान इकबाल साहब, आपने थोड़ी देर कर दी ये समझने में कि ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। ये बात अगर आप उस वक्त समझ लेते जब आप लोग हुकूमत में थे, तो यकीन कीजिए, मैं यकीन से कहती हूँ, आज भी आप लोग ही हुकूमत में होते। नहीं बोलने थे इतने झूठ, सच बोलते, काम करके दिखाते, कोई हिला ना सकता आपको हुकूमत करने से। अवाम का कॉन्फिडेंस तोड़ा, अवाम ने वोट ना दिया, तो आज आप बैठ के यहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं आप लोग। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, ये आज तक किसने समझा? मैं पूछती हूँ, किसने समझा? कभी अवाम को कुछ समझा? अवाम को कुछ समझा होता ना तो रोना ना रो रहे होते आप लोग, अपने काम पे खुश हो रहे होते कि हमने अवाम के लिए किया, अवाम आपकी तारीफें करी होती, कसीदे पाड़ी होती आपके। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम पर 30,000 अरब से ज्यादा का कर्जा भी आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों ने चढ़ाया और चढ़ाकर अगली अफसोस की बात के चलते बने। ये मुल्क उस 22 करोड़ अवाम का है जिससे वोट लेकर आप इक़्तिदार में 3 बार आए। किस्मत ने 3 बार आप पर मेहरबान होकर आपको मौका दिया, किस्मत ने, लेकिन जब भी गए इस अवाम की बद्दुआएं लेकर गए। ये मुल्क इस 22 करोड़ अवाम का है, 22 करोड़ अवाम का है जिसके हाथ ना पहले कुछ आया ना अब कुछ आया। ये मुल्क उसी 22 करोड़ अवाम का जो पहले भी वोट देकर रुलते रहे, और आज भी उन बेचारी लोगों का, उस अवाम का, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों का वही हाल है। जिस 22 करोड़ अवाम की आप बात करते हैं इतनी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, उस 22 करोड़ अवाम की खिदमत करने के लिए आप लोगों को वफाक में तो फिर सूबे में, लेकिन उस 22 करोड़ अवाम की हालत बद से बदतर होती चली गई। यह है आपकी परफॉर्मेंस, यह है तरक्की। उस 22 करोड़ अवाम को आपने पंजाब में साफ पीने के पानी तक से तो महरूम रखा, जो बुनियादी जरूरत है। पानी पिए बगैर नाजरीन किसी का गुजारा हो सकता है? पानी का गिलास मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होता है बार बार पीने के लिए, पानी तक तो आप दे ना सके साफ, वो पानी जो बीमारियां फैलाता है वो पानी देते। बातें करते हैं आप लोग बढ़ चढ़ के अपनी परफॉर्मेंस की, कक परफॉर्मेंस नहीं ताड़ी, कुछ नहीं कीता तुसी। इस 22 करोड़ अवाम को आप ही की हुकूमत में मॉडल टाउन में सरेआम गोलियां मारी गई, जिसमें हामला खवातीन भी शामिल थी। आज तक इंसाफ ना मिल सका उस 22 करोड़ अवाम को। इस 22 करोड़ अवाम के बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं सड़कों पर, और औरतें रिक्शों में चिंचियों में बच्चे पैदा कर रही हैं। और जब बच्चा बड़ा होगा 18 साल का, तो कहेंगे इसी मुंह के साथ आके कि वोट को इज्जत दो। कैसे दे वो वोट को इज्जत? जिसकी माँ हॉस्पिटल में पहुंच सकी आप लोगों के प्रोटोकॉल्स की वजह से, रिक्शे में पैदा हुआ वो सड़क पर। फिर बातें करते हैं 22 करोड़ अवाम की। उसी 22 करोड़ अवाम से जमहूरियत के नाम पर बेहतरीन इंतकाम लिया। उसी 22 करोड़ अवाम ने आपको वोट दिए और फिर धक्के खाए। उसी 22 करोड़ अवाम के बच्चों को तालीम नहीं मिलती, ग़िज़ा नहीं मिलती, इंसाफ नहीं मिलता। आप कैसे किसी नालायक हुकूमत से ये मुल्क आज़ाद करवाएंगे? आप लोगों ने तो खुद जमहूरियत के नाम पर अवाम को कैद करके रखा हुआ था। वो नवाज शरीफ वोट को इज्जत देते देते लंदन चले गए, शहबाज शरीफ उनके नर्स बन गए जाके, मरियम नवाज बार बार अदालतों में दरख्वास्तें दे रही है कि अल्लाह दा वास्ता है मैनू भी लंदन जान दो, मैं भी जाने होते प्यो कोल। जमहूरियत की जंग आपके कायदीन लंदन की सड़कों पर लड़ रहे हैं। ये है हकीकत, सुने, दिल बड़े करें, डॉक्टर फिजा अकबर खान के अल्फाज सुने, याद रखिएगा। ये है जो आपके कायदीन लंदन की सड़कों पर लड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आप इधर मुल्क आजाद करवाने निकल गए हैं। ये कौन सा रिवाज है जो आप लोगों ने सेट कर दिया? पागल समझा हुआ आवाम को। खैर, आपसे क्या उम्मीद रखना? आप जैसा काबिल तरीन इंसान तो कभी भी कुछ भी कर सकते, तभी तो हम आपको रस्तू कहते हैं। तो आपका नाम रस्तू नहीं रख दिया कौम ने। अल्लाह ने जितनी सलाहियतों से एहसान इकबाल साहब को नवाजा है, यकीन करें, अगर ये बंदा
किसी और मुल्क के पास होता तो आज दुनिया के सुपर पावर बन चुका होता। क्योंकि एहसन इकबाल साहब के दावे, उनकी बातें और उनके इल्ज़ाम भी ऐसे होते हैं जैसे मुझ जैसा कम अक्ल और एक आम आदमी भी समझने से कासिर है। कि जानिए, देखिए ज़रा, मैं ज़रा पानी पी रही। रवाज चला है कि किसी इंसान की सियासतदान की इज्जत ना रहने दो, हर किसी पे कीचड़ उछालो, हर किसी को बदनाम करो ताकि लोगों का सियासी और जमहूरी निज़ाम से एतमाद ख़त्म हो जाए। इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। आज शाहिद खाकान अब्बासी करप्शन की सज़ा नहीं पा रहा, वो पाकिस्तान को गैस के बहरान से निजात दिलाने की सज़ा पा रहा है। आज मिफ्ता इस्माइल मुल्क की मईशत को ठीक करने की सज़ा पाते इतने महीने गुजार के जेल से रिहा हो रहा है। आज राना सनाउल्लाह अपने नज़रिया पे खड़े होने की सज़ा पा रहा है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक मुर्दा रेलवे को जिंदा करने की सज़ा पा रहा है। और ख्वाजा आसिफ नैब भुगत रहा है चूँकि वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ने काम किया। मैं नैब भुगत रहा हूँ चूँकि हमने सीट को कामयाब किया, हमने मुल्क के अंदर बेमिसाल तरक्की की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक बार फिर कह देती हूँ, दोहरा देती हूँ कि एक सियासतदान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया, नाज़रीन आपको पता है ना मैं क्या कहने जा रही हूँ, आप बड़े गौर से सुनते हैं मेरी बात। अगर एक सियासतदान को किसी ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो वो खुद दूसरा उसका सियासतदान भाई, हम कहते हैं ना पेटी भाई, पुलिस वालों के उसका पेटी भाई ने पेटी भाई को बचा लिया या पेटी भाई ने पेटी भाई को बदनाम कर दिया। सियासतदान ने दूसरे सियासतदान को बदनाम कर दिया। नवाज शरीफ को आप बहुत बड़ा सियासतदान मानते हैं, होगा भी आपकी नज़र में, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासत जमात के कायद हैं, वाकई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने किसको बदनाम किया याद करवाऊँ आपको, जिसको पीपल्स पार्टी तीर वाले कायदे जमहूरियत कहते हैं। नवाज शरीफ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बदनाम किया। वैसे मैं पर्सनली भुट्टो साहब को बड़ा पसंद करती हूँ, मैंने जितना पढ़ा उनको अच्छे लगे मुझे भुट्टो साहब, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पे कर रही है, शदीद इख्तिलाफ है मुझे पीपल्स पार्टी से। नवाज शरीफ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या कहा था, गद्दार कहा, और कुत्ते नहलाने वाले, उनको, उनकी बेटी को न जाने क्या क्या कहते रहे, और उस खातून को गद्दार का जिसको पीपल्स पार्टी शहीद जमहूरियत कहती है। शहबाज शरीफ ने उस सियासतदान को लड़काने की सड़कों पर घसीटने की कस्में खाई जो एक सियासी जमात का सरबराह रह चुका। बिलावल जरदारी ने नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को कौमी सलामती के लिए रिस्क करार दिया। मरियम नवाज ने आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी का जमहूरियत का, इनका क्या कहा, इनको जमहूरियत का दुश्मन कहा। ये सियासतदान ही है जो दूसरे सियासतदान को गाली देता है, बदनाम करता है। ये सियासतदान ही है जो जमहूरियत को गाली भी देता है और जमहूरियत को बदनाम भी करता है। ये सियासतदान ही है जो नजरिया जमहूरियत के तहत नहीं बल्कि नजरिया ज़रूरत के तहत अपनी वफादारियां बदलता है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, क्यों? क्योंकि ज़रूरत है, साड़ी ज़रूरत है, तुसी दोस्त ही सही, दुश्मन कदी सी नहीं तुसी। ये है इनकी सियासत, नज़रियात बदलते हैं, सियासी जमातें बदलता है सियासतदान। ये सियासतदान ही है जो सरेआम अपने मुखालिफ की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाता, लोगों में खड़े होकर सिर्फ एक माइक मिलने की देर है, बस फिर इनको को पकड़ नहीं सकता। उसके बीवी बच्चों तक पे जुमलेबाजी करता है, जो सामने खड़ा होता है ना उसके बीवी बच्चों तक पे जुमलेबाजी करना शुरू कर देते हैं, बस कीचड़ उछालने। ये सियासतदान ही है जो अपने मुखालिफ पर तौहीन मजहब के फतवे तक लगाता है, उसको यहूदी करार देता है, अपने मुखालिफ के अकीदे को भी मशकूक बनाने की कोशिश करता है। हालांकि किसका कितना ईमान है ये अल्लाह और बंदे का ज़ाती मामला है, सीक्रेट। कोई किसी के ईमान पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। मैं अक्सर कहती हूँ सही है इनकी अक्ल, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो चीज़ जो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना नेक है, किसी का अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक है, आप उस पर भी फतवे देते हैं आके। सियासतदान दूसरे सियासतदान के निजी मामलात को पब्लिक में उछालता है। ये सियासतदान ही है जो अपने सियासी मुखालिफ की किरदार खुशी करके खुश होता है, एंजॉय करता है, कह के लगाता है। ये सियासतदान ही है जो अपने सियासी मुखालिफ को जूते पड़ने पर इंजॉय करता है, पार्टी करता है, खुश होता है। आप सियासतदानों को किसी साजिश की, यकीन जाने, किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। आप सब एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, आप सब एक दूसरे को जलील करने के लिए काफ़ी हैं। फिर अवाम क्या करती है? अवाम कभी आपके मुंह पर स्याही फेंकती है, तो फिर कभी आपको जूता मारती है, कभी स्याही कभी जूता। जब स्याही और जूता आप लोग अप्रोच से बाहर होते हैं तो गालियां निकाल के सुबह शाम अवाम जो है, लोग जो है वो क्या करें ना, फिर बेचारे गम गुस्से का इजहार करते हैं। गालियां तो सुबह शाम आप लोगों को अवाम की तरफ से पड़ती रहती हैं, आपको भी पता है, लेकिन इसका जिम्मेदार किसी और को मत ठहराएं, ये दूसरी बेवकूफ़ी है।
अपने गिरेबान में झांकें, खुद को बदलें, फिर बदलेगा पाकिस्तान। अपने आप का पता नहीं कि हम कहां से मार खा रहे हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं। चलते हैं दूसरों पर तनकीद करने के लिए, दूसरों को जिम्मेदार कराने के लिए। जितना टाइम आप वेस्ट करते हैं दूसरों पर हमले करने में कि फलां जिम्मेदार, अपने गिरेबान में झांकें, इस्लाह करें। तुसी भी बंदे दे पुत्र बनो तो बाकी भी सब कुछ अच्छा होगा आपकी तरफ से, मुल्क भी तरक्की करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।